गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। अपने जो बायो की कक्षा चल रही थी उसमें आज अपनी दूसरी कक्षा है। उसी संदर्भ में अपन जो सेल बायोलॉजी अपना जो टॉपिक चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हैं और उसी को श्रेणी में आज अपन आगे की जो कक्षा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपने जो फर्स्ट कक्षा में जो प्रीवियस कक्षा के जो अपन ने डिस्कस किया था वो आपने अच्छे से लर्न कर लिया होगा, पढ़ा भी होगा उसके बारे में, क्योंकि समय है, आपके पास समय मिल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप समय का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करें, क्योंकि सब घर पे ही हो और समय का जितना आप ज़्यादा सदुपयोग कर सके उतना आप कर सकते हो भी। और इसी संदर्भ में आज अपन आगे बात करते हैं। तो अपने जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी की जो प्रीवियस जो कक्षा थी कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान इसकी जो प्रीवियस कक्षा थी, जो अपने पहले वाली कक्षा में अपने डिस्कस किया था, इसकी सेल बायोलॉजी क्या होती है इसकी परिभाषा की बात करी थी। फिर अपन ने इसकी खोज के बारे में बात करी थी कि कोशिका होती है तो कोशिका की खोज किसने की थी, कैसे की थी, कोशिका की परिभाषा की बात करी थी। और फिर उसके बाद अपन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पर डिस्कस किया था, कोशिका सिद्धांत के बारे में बात किया था, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। उसके बाद कोशिका सिद्धांत के बाद मॉडिफाइड जो सेल थ्योरी थी वो किसने दी थी, क्यों दी थी। उसके बाद अपन ने एक अपवाद भी पढ़ा था कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है, जो विषाणु था वो अपवाद था। और आज अपन जो अपन बात कर रहे हैं कि कोशिका होती है वो कितने प्रकार की होती है ना, जो कोशिका होती है वो कितने प्रकार की होती है आज बात करेंगे। आगे अपन जो इसके आगे बढ़ाते हैं इसी टॉपिक को, तो आगे बात करें तो आगे बात करेंगे अपन भाई कोशिका है टाइप ऑफ सेल्स, कोशिका के प्रकार। कोशिका जो होती है मुख्य दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी जो होती है वो होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब बात करते हैं अपन इनके बारे में, अपन इनके बारे में बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होती है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करते हैं। पहली सेल्स आती है वो आती है आपके प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक, इसके नाम में इसका जो अर्थ है वो छुपा हुआ है। क्या अर्थ है इसका? देखो, प्रो और कैरियन, ये जो नाम है दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, प्रो और कैरियन। प्रो का मतलब क्या होता है? आदिम। आदिम मतलब पुराना, सबसे पहले का, सबसे पहले का। और कैरियन का मतलब क्या होता है? केंद्रक, न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो वो कोशिकाएं जिनके अंदर आदिम प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। किस प्रकार का? आदिम प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। अब आदिम प्रकार का केंद्रक क्या होता है? आदिम प्रकार का केंद्रक का मतलब क्या होता है? जो सुविकसित नहीं होता है ना, जो सुविकसित नहीं होता है। सुविकसित का मतलब क्या हुआ? सुविकसित का मतलब यह हुआ कि जिसके अंदर विकसित प्रकार का केंद्रक नहीं पाया जाता है, वो क्या होती है? प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, जिनमें विकसित प्रकार का नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नॉट फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स, जिनके अंदर विकसित प्रकार का केंद्रक नहीं पाया जाता है, उनको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स की तो अब केंद्रक नहीं पाया जाता तो इनके अंदर क्या होगा?
केंद्रक नहीं होगा तो इनके अंदर क्या होगा, इसकी जगह क्या होगी, इनकी जगह क्या पाया जाता है, लेकिन वो बात बाद में करेंगे। लेकिन उससे पहले अपन बात करते हैं कि किन किन में पाई जाती है। जो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है, जो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है, ये किन में पाई जाती है, बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। बैक्टीरिया, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर पाई जाती है। बीजीए बोले ब्लू ग्रीन एल्गी। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा बोले तो PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर क्या पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स की साइज की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो अपन साइज की बात करें तो इसकी जो साइज होती है बहुत ही सूक्ष्म होती है। 0.1 माइक्रोन से 5 माइक्रोन तक इसकी साइज होती है, मतलब बहुत ही सूक्ष्म साइज होती है। साइज होती है वो क्या होती है इसकी, बहुत ही सूक्ष्म होती है, 5 माइक्रोन तक होती है, बहुत सूक्ष्म होती है, छोटी होती है। ठीक है, तो अपन ने बात करी कि इसके अंदर क्या होती है, आदिम प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, विकसित प्रकार का केंद्रक नहीं पाया जाता। दूसरी बात बताई कि इसके अंदर ये कहाँ कहाँ बैक्टीरिया जो होते हैं, चाहे साइनोबैक्टीरिया हो, आर्की बैक्टीरिया हो, उनके अंदर सबके अंदर ये पाई जाती है। उसके बाद बात करें कि बीजीए ब्लू ग्रीन जो एल्गी है, उसके बाद अपन बात करें कि माइकोप्लाज्मा, PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक जो ऑर्गेनिज्म है, जो सबसे छोटी कोशिका अपन ने बात की थी पिछली वाली कक्षा में, आपको याद होगा, तो उसमें ये इस प्रकार का प्रोकैरियोटिक प्रकार के अंदर पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर की जो साइज होती है अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, सुविकसित केंद्रक नहीं पाया, तो उसकी जगह क्या पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, याद रखना कि जो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस की जगह क्या पाया जाता है, याद रखना, न्यूक्लियस की जगह यहाँ पर जो असंगठित जो केंद्र पाया जाता है, विकसित प्रकार का जो संरचना होती है, जो डीएनए का वर्तुलाकार होता है, जो डीएनए का गुच्छा होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोन। प्रोकैरियोन, इसके जो संरचना होगी, जो आनुवंशिक पदार्थ की जो संरचना होगी, है ना, केंद्र तो होगा नहीं, तो आनुवंशिक पदार्थ की जो संरचना होगी उसको क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोन। ठीक है, और इसका केंद्रकाव, हिंदी में बोले तो केंद्रकाव, और इसी को न्यूक्लियोइड भी बोल सकते हो आप, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड। ये जो संरचना है ये पाई जाती है, केंद्र की जगह इसमें क्या पाई जाती है, ये संरचना पाई जाती है। ये तीनों नाम एक ही है ना, प्रोकैरियोन इसी का नाम है, केंद्रकाव इसी का नाम, न्यूक्लियोइड इसी का नाम है। कि सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता, उसकी जगह इनके अंदर विशेष प्रकार की जो संरचना पाई जाती है, जो आनुवंशिक पदार्थ का जो गुच्छा होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोन, केंद्रकाव और न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि इसकी संरचना की। तो इसकी संरचना की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल की संरचना की अपन बात करें, तो प्रोकैरियोटिक सेल की संरचना की बात करें तो सबसे पहले अपन जो ध्यान में आती है वो आती है बैक्टीरियल सेल। उसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये इसकी मुख्य रूप से अपन एक सरल संरचना की बात करें तो बैक्टीरिया उसकी संरचना होती है, और बैक्टीरिया की सरल संरचना की बात करें तो इस प्रकार से अपन यहाँ पे बात कर सकते हैं कि बैक्टीरिया की संरचना है। तो बैक्टीरिया की संरचना प्रोकैरियोटिक सेल की संरचना है। तो इसकी नाम करें तो सबसे बाहर का जो आवरण होता है उसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। इसके अंदर जो होती है उसको बोलते हैं सेल वॉल, और सबसे अंदर जो होती है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन।
ठीक है। और ये इसका आनुवंशिक पदार्थ है जिसको अपन ने क्या नाम दिया था, केंद्रकाभ, न्यूक्लियोइड, ठीक है। और ये जो संरचना इसको बोलते हैं मीजोसोम, ये है फ्लैजिला सभी का, ये है राइबोसोम, और ये इसका कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो मोटी मोटी संरचना की बात करें तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल की संरचना है। तो प्रोकैरियोटिक सेल की संरचना करें, सबसे बाहर एक कठोर आवरण पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकेलेक्स। कुछ जो बैक्टीरिया है या कुछ है उनके अंदर छोटे छोटे ये पिलाई या सूक्ष्म अंकुर भी पाए जाते हैं, है ना, ये इस प्रकार से इनको पिलाई बोलते हैं। तो सबसे बाहर का जो आवरण होता है उसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। और कैप्सूल बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान देना कि कैप्सूल जो होता है किससे बना होता है, कैप्सूल जो होता है वो ग्लाइकोकेलेक्स से बना होता है। किससे बना होता है, ग्लाइकोकेलेक्स से बना। कैप्सूल जो होता है वो जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको कैप्सूल बोलते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, कठोर आवरण होता है, इसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल। और कैप्सूल किससे होता है, ग्लाइकोकेलेक्स। कई बार क्या होता है कि ये जो लेयर होती है ये कठोर ना होकर, कठोर नहीं होती है, तो उस टाइम इसको क्या बोलेंगे, इस टाइम इसे कैप्सूल ना बोल के इसको बोलेंगे औपंक लेयर, परत या स्लाइम लेयर। और इस टाइम जो ये बनी होती है वो किससे बनी होती है, यदि ये ज्यादा कठोर नहीं हो, ग्लाइकोकेलेक्स से नहीं बनी हो, तो उस स्थिति में ये बनी होती है किससे होती है, पॉलीसेकेराइड से बनी होती है, पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। इसके बाद जो इसके नीचे की जो लेयर होती है उसको सेल वॉल कोशिका भित्ति बोलते हैं। और जो कोशिका भित्ति होती है, ये कोशिका भित्ति है, ये कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकैन से। याद रखना आप, किससे, पेप्टिडोग्लाइकैन से, पेप्टिडोग्लाइकैन से। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकैन से बनी हुई होती है, ठीक है। इसके बाद सबसे अंदर की लेयर होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन जो बनी होती है वो किससे बनी होती है, वसा से या बोले लिपिड से प्लस प्रोटीन से। और लिपिड और प्रोटीन जब मिल जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लिपोप्रोटीन। और लिपोप्रोटीन प्लस ओलिगो सेकेराइड से बनी होती है ना। जो सबसे अंदर की बात करें, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, लिपोप्रोटीन और ओलिगोसेकेराइड से बनी हुई होती है, ठीक है। तो इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात हो रही है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इसकी होती है वो अंदर अंतर्वलित होकर एक संरचना बनाती है जिसको क्या बोलते हैं, मीजोसोम बोलते हैं। इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, याद रखना, इनके अंदर विकसित प्रकार के अंगक ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते। तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर क्या होती है, जो श्वसन के लिए जो सिस्टम पाया जाता है, श्वसन और अवशोषण के लिए, याद रखना, श्वसन, दो वर्ड बोल रहा हूं मैं, श्वसन और अवशोषण के लिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो आंतरिक झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, वो अंतर्वलित हो जाती है। अंतर्वलित होके एक जो संरचना का निर्माण करती है उसको क्या बोलते हैं, मीजोसोम। और मीजोसोम का कार्य क्या होता है, यहीं पे बता रहा हूं मैं आपको। मीजोसोम का जो कार्य होता है, मीजोसोम का कार्य क्या है, मीजोसोम का कार्य है श्वसन, रेस्पिरेशन और अवशोषण करना, ठीक है, दो कार्य यहां पर। नेक्स्ट बात आती है कि इसके अंदर जो राइबोसोम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो राइबोसोम होता है, अपन बात करें कि प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो राइबोसोम होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर राइबोसोम 70S राइबोसोम होता है। कौन सा होता है, 70S राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम, याद रखना आप। या S का मतलब क्या है, S का मतलब साइज से नहीं है, ये जो S आया है ये है
एक इसका जो खोज करता है स्वेडबर्ग, बता देता हूँ आपको, स्वेडबर्ग उसके नाम से लिया गया है। उसने राइबोसोम उनके आकार और साइज के आधार पर अलग अलग भागों में डिवाइड किया था, 80S 70S, तो इसलिए ये एस स्वेडबर्ग से आया हुआ है। इसलिए जो प्रोकैरियोटिक के अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है वो कौन सा है, 70S, आपको याद रखने वाली बात है। और 70S जो राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम की दो उप इकाइयां होती है, एक तो होती है 50S और एक होती है 30S, 50S और 30S। इनको जोड़ना नहीं है आपको कि जोड़ के 80 हो रहा है, जोड़ना नहीं है, याद रखना आप, ये इनकी उप इकाई है, उप इकाई साइज के अनुसार। स्वेडबर्ग ने इनको साइज के अनुसार, जो बड़ी उप इकाई है उसको 50S और छोटी इकाई उसको 30S बोला है ना, साइज उनकी साइज स्वेडबर्ग में साइज है ना, तो इस हिसाब से उसकी दो उप इकाइयाँ होती है। आप ये भी याद रखना कि राइबोसोम जो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक के अंदर वो 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसके अंदर जो डीएनए होता है, देखो ये कुंडलित होता है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है इसके अंदर, और ये देखो इस प्रकार से गुच्छे के रूप में इस प्रकार से पाया जाता है। इसको केंद्र का बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, प्रोकैरियन बोलते हैं, और ये इसका आनुवंशिक पदार्थ होता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि इनके डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इनके अंदर क्या होता है, डीएनए के अंदर क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन इनके कहते हैं नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये मोटी मोटी बातें थी अपने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। और प्रोकैरियोटिक सेल्स किस किस में पाई जाती है अपने बात करी थी आपको ना, जो माइकोप्लाज्मा है, जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उनमें पाई जाती है। और ये मोटी मोटी बातें थी किससे बनी होती है, किस प्रकार से इनका क्या होता है, और विकसित प्रकार के अंग की इसमें ऑर्गेनेल्स इसमें नहीं पाए जाते। तो ये विशेषता थी प्रोकैरियोटिक सेल्स की। अब अपन बात करते हैं आगे, जो बात करेंगे वो यूकैरियोटिक सेल्स की बात करेंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप शॉर्ट नोट्स भी आप बना सकते हो। अब अपन बात करेंगे जो नेक्स्ट जो टाइप है सेल्स का, यूकैरियोटिक सेल्स की। दूसरा जो बात करेंगे, अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं। दूसरी जो सेल्स है वो अपनी है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, वो भी इसके नाम में ही छुपा हुआ है कि यूकैरियोटिक क्या होती है। तो यहां पर बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो ये नाम जो अपन इसको तोड़ेंगे इस नाम को, तो ये दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, यू और कैरियन। यू और कैरियन। यू का मतलब क्या होता है, ट्रू ऑब्लिक वेल डिफाइंड। कैरियन का मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस, मतलब वो कोशिका जिसके अंदर विकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। विकसित प्रकार का केंद्रक से क्या मतलब है, विकसित प्रकार का केंद्रक से मतलब यह है कि वो केंद्रक जिसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली पाई जाती है ना, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है, केंद्रिक पाया जाता है ना, केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, तो वो विकसित प्रकार का केंद्रक होता है। तो वो कोशिका जिसके अंदर सुविकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, किसके क्या बोलते हैं उसको, यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल्स है वो किस में पाई जाती है, ये बात भी आपको याद रखनी। यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है कवक के अंदर पाई जाती है, ठीक है भाई।
फंजाई के अंदर, शैवाल के अंदर पाई जाती है, पादपों के अंदर पाई जाती है और जंतुओं के अंदर पाई जाती है। जंतु के, तो आपको ये नोट डाउन कर लेना चाहिए कि यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक जो सेल्स है वो किन किन के अंदर पाई जाती है, कवक, फंजाई, शैवाल के अंदर, एल्गी के अंदर और पादपों के अंदर और जंतुओं के अंदर जो है ये यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब आपको पता चल गया है, मतलब जिनके अंदर सुविकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की साइज क्या है। यूकैरियोटिक जो सेल है उसकी साइज क्या है। यूकैरियोटिक साइज जो सेल्स है वो प्रोकैरियोटिक से थोड़ी बड़ी होती है और प्रोकैरियोटिक से बड़ी होती है तो कहाँ से इसकी साइज स्टार्ट होती है, 5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक, माइक्रोन मीटर तक, ठीक है। 5 माइक्रोन मीटर टू 20 माइक्रोन मीटर तक ये साइज है किसकी, यूकैरियोटिक कोशिका की साइज है। यूकैरियोटिक कोशिका की जो साइज है वो आप नोट डाउन कर ले, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ पर, 5 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर तक इसकी साइज होती है। अब बात करते हैं कि सब में पाई जाती है जो विकसित जो ऑर्गेनेल्स है, विकसित जो सजीव है, जो विकसित जीव है उसके अंदर सबके अंदर कवक से लेकर शैवाल से लेकर पादप कोशिका, जंतु कोशिका सभी के अंदर क्या होती है, क्या पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की स्ट्रक्चर की। दूसरी विकसित केंद्र के साथ साथ में जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसके अंदर सभी विकसित प्रकार के, सभी विकसित प्रकार के अंगक बोले तो सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। समझे मतलब कि जो विकसित प्रकार की अपन कोशिका की बात कर रहे हैं, विकसित प्रकार की कोशिका तो विकसित प्रकार केंद्रक है, तो विकसित प्रकार केंद्र के साथ साथ में क्या है, सभी विकसित प्रकार के अंग सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, जितने भी जो विकसित प्रकार के जो अंगक है, सेल ऑर्गेनेल्स है वो इसमें पाए जाते हैं, है ना। तो अब अपन आगे स्ट्रक्चर की बात करते हैं। विकसित प्रकार के अंग है तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कौन कौन सी होती कैसी है, तो अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका की स्ट्रक्चर की बात करें तो अपन पहले एक जंतु कोशिका बनाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका समझने के लिए स्ट्रक्चर समझने जंतु कोशिका बनाते हैं और हो सके अपन पादप कोशिका बना लेंगे, हम साइड में बना लेंगे जगह, ओके, ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर अपन इनके यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका के डिफरेंस की बात करेंगे। तो यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना की बात करें तो ये जंतु कोशिका है, सबसे जंतु कोशिका की बात करें, जंतु कोशिका के अंदर सेलवाल पाई जाती है क्या, कोशिका भित्ति पाई जाती है, नहीं पाई जाती, है ना। तो अपन किसकी बात करेंगे यहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। जो आउटर कवरिंग होती है वो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको इनक्लोज करती है, किसको बंद रखती है, कोशिका द्रव्य को, साइटोप्लाज्म को, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर, मुख्य रूप से अपन कहां से शुरुआत है, केंद्रक होता है। सुविकसित प्रकार की कोशिका है, जंतु कोशिका की बात कर रहे हैं, अपनी कोशिका की बात कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है, बीच में क्या होगा, केंद्रक होगा। तो ये केंद्रक है, तो केंद्रक है, तो ये इसकी क्या होगी, केंद्रक झिल्ली होगी,
ठीक है। ये अंदर द्रव क्या हो गया, केंद्रक द्रव्य हो गया। न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, इंग्लिश में बोले तो न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और एक काली सी डेंस बॉडी पाई जाती है यहाँ पे, है ना, उसको क्या बोलते हैं, केंद्रिक, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। ये हो गए केंद्र की संरचना। और ये विकसित प्रकार के केंद्रक है, क्योंकि इसके अंदर केंद्रक द्रव्य भी है, केंद्रक झिल्ली भी है और केंद्रिक भी पाया जाता है, तो ये विकसित प्रकार के केंद्रक हो गया, है ना। इसके अंदर यहाँ पे बात करें तो अपन पोर और पाए जाते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं उनको, इस प्रकार से। ये न्यूक्लियर पोर है। ये मैंने बनाई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपद्रवी जालिका, ठीक है। और अंतःपद्रवी जालिका आपको पता ही दो प्रकार की होती है। एक तो होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको बोल सकते हैं अपन RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। और ये होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। और क्या ऑर्गेनल्स होते हैं, तो अपन बात करें इसके यूकेटिक सेल्स की बात कर रहे हैं, तो यूकेटिक सेल्स को बना रहे हैं, तो इसके जो ऑर्गेनेल्स है वो बना न्यूक्लियस बना दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला कौन सा हो सकता है इसका, गोल्जी बॉडी। ये क्या हो गया, गोल्जी बॉडी। और क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या पाया जाता है, लाइसोसोम। और क्या पाया जाता है, राइबोसोम। राइबोसोम की बात करूं तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात आती है राइबोसोम को लेके, कि राइबोसोम जो होते हैं वो, इसमें दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी याद कर लो, बाकी आगे भी डिस्कस करेंगे। इसके अंदर 70S राइबोसोम भी पाया जाता है और 80S राइबोसोम भी इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। 70S जो राइबोसोम होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। याद रखना, इसके अंदर यूकेटिक सेल्स के अंदर दोनों ही प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S और 80S बोथ टाइप ऑफ राइबोसोम आर फाउंड इन द यूकेटिक सेल। यूकेटिक कोशिका के अंदर दोनों ही प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S और 80S प्रकार के राइबोसोम की बात कर ली अपन ने, तो राइबोसोम बना देते हैं, ये राइबोसोम। फिर क्या होते हैं, पेरोक्सिसोम, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया और ये ग्रेन्यूल वगैरह और भी अपन बना सकते हैं इस प्रकार। तो ये एक जंतु कोशिका की, यूकेटिक कोशिका और यूकेटिक कोशिका में जंतु कोशिका का मैंने एक डायग्राम बनाया है अभी यहाँ पे, है ना। तो इसकी मुख्य मुख्य जो चीजें अपन ने यहाँ पे डिस्कस करी है। इसके बाद अपन बात करते हैं पादप कोशिका की बात करें। यदि पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका के अंदर और जंतु कोशिका के अंदर अंतर क्या होगा वो भी अपन डिस्कस करें, लेकिन डायग्रामेटिकली अपन अंतर की बात करें तो वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, तो वो भी एक बार बना लेते हैं अपन।
ये जंतु कोशिका की अपन डायग्राम बना रहे हैं, सॉरी पादप कोशिका का डायग्राम बना रहे हैं, है ना। पादप कोशिका का डायग्राम बना रहे हैं और जंतु कोशिका का पहले अपन बना चुके हैं, तो आप इससे पता लगा सकते हो कि अंतर क्या क्या है, ठीक है। तो देखो सबसे बाहर जंतु कोशिका और पादप कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका अंतर में सबसे बड़ी बात आती है, वो आती है कोशिका भित्ति। जो पादप कोशिका है उसके बाहर कठोर क्या होती है, सेलुलोज से बनी हुई क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई। बीच में क्या होती है, केंद्रक, मध्यम केंद्रक झिल्ली है, या इसको मिडिल लेमिला बोलते हैं, मिडिल लेमिला बोलते हैं। अंदर क्या है, प्लाज्मा झिल्ली है, वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल। और पादप कोशिका के अंदर और विशेष बात क्या होती है कि इसमें बीच बीच में ये प्लाज्मोडेस्मेटा पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा, जीवद्रव्य तंतुक, हिंदी में बोले तो क्या पाए जाते हैं, जीवद्रव्य तंतुक पाए जाते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा पाए जाते हैं। जीवद्रव्य तंतुक, इसको क्या लिखेंगे हम, प्लाज्मोडेस्मेटा, हिंदी में बोले जीवद्रव्य तंतुक होते हैं। ये इसका हो गया कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। ये केंद्रक हो गया, बीच में केंद्रक झिल्ली हो गई, केंद्रक झिल्ली, ये केंद्रिक, ये इसका हो गया आपके केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियो प्लाज्म, और फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो मेन अंतर यहाँ पर, जो विशेष जो बड़ा अंतर अपन पढ़ेंगे, वो अंतर ये आता है कि पादप कोशिका के अंदर एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है। तो बड़ी केंद्रीय रिक्तिका अपन बना देते हैं, ठीक है, बड़ी केंद्रीय रिक्तिका बना देते हैं। ये एक रिक्तिका पाई जाती है, और रिक्तिका क्या कहती है, संग्रह का क्या करती है, स्टोरेज का कार्य है, चाहे जल हो चाहे और किसी प्रकार के पदार्थ हो, उनके संग्रह करने का तो एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। ये इनकी पादप कोशिका की विशेषता होती है ना। अपन बड़ी रिक्तिका पाई जाती है ना। और उसके बाद सारे के सारे वो के वो होते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। और अंतर वाली बात क्या है, इसके अंदर और क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, जो क्या करता है, हरित लवक, है ना, जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। इसके बाद राइबोसोम, ये राइबोसोम, वो यूकेरियोटिक कोशिका है तो दोनों ही प्रकार के राइबोसोम पाए जाएंगे, है ना। इसके बाद स्पीरियोसोम, है ना, कुछ ग्रेन्यूल्स और पाए जाते हैं, है ना, गोल्जी बॉडी। इस प्रकार से ये जो सारे के सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, ये इसके अंदर पाए जाते हैं। विशेष अंतर वाली बात अपन ने क्या पढ़ी, इसके अंदर बड़ी रिक्तिका पाई जाती है और इसके अंदर कठोर सेल वॉल पाई जाती है। बाहर क्या होती है, सेल वॉल पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये अपने पादप कोशिका की संरचना बनाती। अब अपन बात करते हैं इसके अंतर की। अब अपन आगे चल रहे हैं, वो बात कर रहे हैं जंतु को, सॉरी, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंतर की बात कर ले। डायग्राम अपने समझ लिया। अब इनके वन बाय वन अपन क्या करेंगे, मुख्य रूप से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो अपन अपने अंतर की बात करते हैं कि डिफरेंस क्या है। तो अभी तक आप बच्चों, मैं चाहता हूं कि अभी तक आप यहाँ पे डिटेल तक डायग्राम से पढ़ो, और जो अंतर है इसमें अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आगे के जो अंतर है वो आपके यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर, और जंतु कोशिका पादप कोशिका में अंतर, और आगे की जो आएगी वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ तक आप अच्छे से तैयार कीजिए, और एक एक चीज़ को आप गंभीर रूप से देखिए, एनसीईआरटी को देखिए, और नए क्वेश्चन बनाइए और नए क्वेश्चन सोल्व करिए। इसी के साथ में धन्यवाद।